ओके, तो फर्स्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में हमने देखा था कल, हमारा मोस्ट ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग कल खत्म हो गए थे। बट जो डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग, डायरेक्टली एक्टिंग हमने सीखा था एसिटिल कोलिन और उसके जैसे मॉलिक्यूल मेथेकोलिन, कार्बेकॉल, थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करके डायरेक्टली एक्टिंग बनाते हैं। एल्कोलॉइड मतलब जो प्लांट से मिलते हैं। दीज आर ऑल द डायरेक्टली एक्टिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में व्हाट इज दिस, क्या देखने वाले हैं, एंटी कोलिनस्टेरेज। एंटी कोलिनस्टेरेज मतलब ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो कोलिनस्टेरेज को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या स्पेशलिटी है, व्हाट आर द स्पेशलिटी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में तो देखा ही था, बट एक दो मिनट में रिवाइज कर लेते। तो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में जो है दैट इज कार्बामेट्स। रिवर्सिबल में हमको देखना है कार्बामेट्स। कार्बामेट्स में क्या है, कार्बामेट्स दे आर स्ट्रक्चरली रिसेम्बल टू द एसिटिल कोलिन। ओके, कंबाइन विद द आयोनिक एंड स्टेरिक साइड। देखो अभी यही इंपॉर्टेंट है, उस दिन भी मैंने बताया था, भोजन नहीं थे, बट एक दो मिनट में फिर से बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट कि ये दवाइयाँ काम कैसी करती है वो जानना है। ये देखो ACHE, दिस इज द एसिटिल कोलिन एस्टरेज, या आप बोल सकते हो कोलिन एस्टरेज। यू कैन से एसिटिल कोलिन एस्टरेज, पूरा नाम, शॉर्टकट में कोलिन एस्टरेज। तो हमारा जो ACHE है जो हमारे एसिटिल कोलिन को ब्लॉक करता है। अभी हमने क्या करना है, जो हमें कार्बामेट्स है, एंटी कोलिनिस्टेरेज वाली दवाइयाँ, एंटी कोलिनिस्टेरेज वाली दवाई, फॉर एग्जांपल हम लोग देते हैं नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन जो है इसमें कार्बामेट्स में इनडायरेक्टली एक्टिंग कार्बामेट, फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्मिन। हम लोग नियोस्टिग्माइन फॉर एग्जांपल लेते हैं। नियोस्टिग्माइन की दवाई क्या करेगी, ये कोलिनिस्टेरेज को आयोनिक साइड एंड स्टेरिक साइड में दोनों में जाके ब्लॉक कर देगी। ठीक है, दोनों को अटैच हो जाएगी। एसिटिल कोलिन एस्टरेज को तुम्हारा कोई भी स्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, ये जाके ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे जाके अटैच हो गया मतलब ACHE अभी ब्लॉक हो जाएगा, काम नहीं करेगा। यही इंपॉर्टेंट है जानना कि ये दवाई काम कैसे करती है, क्योंकि फिर इसके एक्टिवेटर्स जब पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, स्ट्रक्चरल रिसेम्बल्स टू द एसिटिलकोलिन कार्बामेट्स combine with ionic and steric site of the acetylcholine esterase. Carbamate enzymes react slowly with the water. Temporary inhibition of the acetylcholine esterase increase duration of action of acid. ये temporary मतलब ये reversible है। This is कार्बामेट पॉइजनिंग। अगर किसी पेशेंट को कार्बामेट देते हैं दवाई, नियोस्टिग्मिन कार्बामेट देते हैं, या फिर उसका पॉइजनिंग हो गया, तो वो आयोनिक साइड और स्टेरिक साइड एसिटिल कोलिन एस्टरेज के दोनों साइड को ब्लॉक करेगा। एक नंबर ये हो गया। फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस देते हैं तो वो सिर्फ स्टेरिक साइड को ब्लॉक करेगा, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। कार्बामेट्स देते हैं, कार्बामेट्स जो रिवर्सिबल हैं वो दोनों साइड को ब्लॉक करते हैं, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस सिर्फ स्टेरिक साइड को ब्लॉक करते हैं। बस इतना याद रखना, क्योंकि इसमें फिर मैं आपको जब पैम समझाऊंगा तो उसका रोल आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ये देखेंगे, कल का एनिमेशन आधा रह गया था। एंटीकोलिनेस्टेरेज एसिटिलकोलिन को डिग्रेड कर रहा है। एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करने के लिए हमने दिया एंटीकोलिनेस्टेरेज, या एंटीकोलिनेस्टेरेज ने ब्लॉक कर दिया। फिर हमारा एसिटिलकोलिनेस्टेरेज अभी काम नहीं कर पाएगा। तो दिस इज ये अभी समझो पेशेंट है मायस्थेनिया ग्रेविस का। सपोज आपके पास केस आई मायस्थेनिया ग्रेविस की, अभी इसके बाद आएगा मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, एसिटिल कोलिन के जो रिसेप्टर्स है जो उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये एसिड एंटी कोलिन एस्टरेज है, ये समझो है नियोस्टिग्माइन, है ना। मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को हम लोग दवाई देते हैं नियोस्टिग्माइन। तो ये नियोस्टिग्माइन ने क्या किया, एंटी कोलिन एस्टरेज मतलब क्या है, नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन ने क्या किया, एसिटिल कोलिन एस्टरेज जो कैची है इसको ब्लॉक कर दिया। नियोस्टिग्माइन ने एसिटिल कोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर दिया। तो क्या हो गया, नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन मतलब क्या, एंटी कोलिन एस्टरेज। एंटी कोलिन एस्टरेज है, नियोस्टिग्माइन है। नियोस्टिग्माइन, पैरिडोस्टिग्माइन, कोई भी। तो ब्लॉक करने के बाद क्या हो रहा है, अभी ये पेशेंट के नर्व में क्या जमा हो रहा है, तुम्हारा एसिटिल कोलिन जमा हो रहा है। इसका मतलब ये पेशेंट को जो एसिटिल कोलिन, देखो यहाँ पे लिखा है मायस्थेनिया ग्रेविस एंड क्यूरारे पॉइजनिंग। ओके, ये कल हो गया था। शॉर्ट ड्यूरेशन एंट्रोपोनियम, एंट्रोपोनियम भी आज मैं समझाने वाला हूँ। इंटरमीडिएट एक्शन कार्बामेट, नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन जो मायस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में काम आएगा। एंड इरिवर्सिबल मतलब ऑर्गेनो
phosphates. Okay, this is ये जो पर्पल कलर का है ये तुम्हारा है कोलिन एस्टरेज, एसिटिल कोलिन एस्टरेज। ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज की दो साइड है, एक स्टेरिक साइड और एक आयोनिक साइड। सबसे पहले एंड्रोफोनियम जो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग। एंड्रोफोनियम के बारे में एक बात आपके दिमाग में डाल ही लो, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते ही है। कौन सी दवाई आपको डायग्नोसिस करने के काम में आती है, मायस्थेनिया ग्रेविस है या नहीं, ये पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए कौन सी दवाई काम करती है, दैट इज एंड्रोफोनियम। ये 3-4 बार एमसीक्यू में पूछा है। एंड्रोफोनियम यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। तो एंड्रोफोनियम क्या करेगा, एंड्रोफोनियम मैं बताता हूँ, इसके बाद पूरा स्लाइड है एंड्रोफोनियम का। एंड्रोफोनियम आयोनिक साइड को ब्लॉक कर देगा, स्टेरिक साइड को खुला रखेगा। ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, इट वर्क ओनली फॉर 2 मिनट। एंड्रोफोनियम ने ब्लॉक कर दिया, फिर इसके बाद एसिटिल कोलिन नहीं आ सकेगा। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक बॉन्ड है, थोड़ा टाइम ब्लॉक रखेगा, फिर फ्री हो जाएगा, फिर हमारा एसिटिल कोलिन इसमें आके बैठ सकेगा कोलिन एस्टरेज पे। ओके, सेकेंड है हमारा नियोस्टिग्माइन। फिर ये एसिटिल कोलिन फ्री हो गया। सेकेंड इज नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नियोस्टिग्माइन पूरा का पूरा स्टेरिक साइड एंड आयोनिक साइड दोनों को ब्लॉक करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कार्बामेट्स के कैटेगरी में आता है नियोस्टिग्माइन। इसीलिए कार्बामेट्स के पॉइजनिंग में पैम का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये नियोस्टिग्माइन आया, इसने स्टेरिक साइड और आयोनिक साइड दोनों को ब्लॉक कर दिया। अभी कोई भी जगह खाली नहीं है कोलिन एस्टरेज में। ओके, फिर थोड़ी देर बाद इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 मिनट टू 6 आवर्स। 6 आवर्स के बाद ये फिर से फ्री कर देगा। ये तुम्हारे कोलिन एस्टरेज जो पर्पल कलर का है जिसको फ्री कर देगा। फिर से नियोस्टिग्माइन 6 घंटे बाद चले गया। फिर सपोज पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हुई, ऑर्गेनोफॉस्फोरस स्टेरिक साइड को आके ब्लॉक करेगा, आयोनिक साइड को फ्री रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन से साइड को ब्लॉक करता है। ये स्टेरिक साइड को ब्लॉक कर दिया, आयोनिक साइड फ्री है, बट ये 100 आवर्स तक रहेगा। फिर इसमें एजिंग नाम की प्रोसेस होती है, एजिंग में मिथिल ग्रुप निकल गया तो फिर ये पेशेंट को पैम का इंजेक्शन देने का कोई फायदा नहीं। हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फोरस के पेशेंट को पैम का इंजेक्शन देते हैं, वो बिफोर एजिंग देना है, मीन्स जितने जल्दी हो सकते हैं वो इंजेक्शन देना है। क्यों, आई विल लेट यू नो दूसरे स्लाइड्स में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एजिंग। एजिंग मतलब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाना, स्ट्रांग हो गया मतलब अभी ये नहीं निकल पाएगा, आप पैम का इंजेक्शन देंगे तो। फिर कोलिन एस्टरेज एक्टिविटी देखो, अभी ये प्रालिडोक्सिम क्या करता है, पैम जो इंजेक्शन है, ये पैम वाला इंजेक्शन ऑर्गेनोफॉस्फोरस में देते हैं, कार्बामेट्स में या फिर नियोस्टिग्माइन पैरिडोस्टिग्माइन के पॉइजनिंग में नहीं देना है। क्यों, क्योंकि ये पैम का इंजेक्शन अभी ये आयोनिक साइड पे आके बैठेगा। We will see cholinesterase reactivators. लुक, सपोज ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस ने ब्लॉक कर दिया कोलिन एस्टरेज को, आके बैठ गया। फिर पैम का इंजेक्शन हम लोग देंगे, दिस इज पैम। प्रालिडोक्सिम आया, ये आयोनिक साइड पे आके बैठेगा। एक बात याद रखो, जो पहली डायग्राम थी, जो फर्स्ट डायग्राम जो कार्बामेट्स में थी, उसमें आयोनिक साइड फ्री नहीं थी, इसीलिए पैम के इंजेक्शन नहीं देना है कोई भी कार्बामेट पॉइजनिंग में, सिर्फ इसमें देना है ऑर्गेनोफॉस्फोरस में, और वो भी एजिंग के पहले। ये बोलना जरूरी है, मींस जितना जल्दी हो सके। फिर क्या होगा, ये प्रालिडोक्सिम ने क्या किया, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया और ऑर्गेनोफॉस्फोरस को लेके चले जाएगा। ये लेके चले गया, मींस तुम्हारा अभी कोलिन एस्टरेज फ्री हो गया। अभी तुम्हारा कोलिन एस्टरेज फ्री हो गया विद द हेल्प ऑफ पैम। पैम क्या करता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के जो मॉलिक्यूल मेलाथियोन कोई भी हो, सेरिन वगैरह, उसको कंबाइन करके उसको लेके जाता है बिफोर एजिंग। बस यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही मुझे बताना था ये वीडियो में। ओके, यूज्ड इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग बिफोर एजिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिफोर एजिंग। विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
फिर स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं, एंटीकोलिनेस्टेरेज प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ एसिटिल कोलिन प्रोलॉन्ग, ये तो हमने देख लिया कि एसिटिल कोलिनेस्टेरेज एंटीकोलिनेस्टेरेज क्या करते हैं, एंटीकोलिनेस्टेरेज एसिटिल कोलिन को डिग्रेडेशन होने से बचाते हैं। इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन पार्शियल इंक्यूरेटर, ठीक है ये तो इजी, आप पढ़ लेना इसको। फिर नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सीवीएस। देखो एक बार सीवीएस में याद रखना, सीवीएस में क्या होता है, हमने देखा था सीवीएस में उस दिन हमने मस्केरानिक रिसेप्टर्स पढ़े थे। मस्केरानिक रिसेप्टर कौन सा, M2 वाला। M2 वाला रिसेप्टर्स को क्या चार्ज था उसके ऊपर, निगेटिव चार्ज था। निगेटिव चार्ज मतलब एसिटिल कोलिन अगर मस्केरानिक के पास जाएंगे तो वो एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। हार्ट के ऊपर मस्केरानिक रिसेप्टर्स रहते हैं तो वो क्या करेगा, ब्रैडिकार्डिया करेगा एंड हाइपोटेंशन करेगा। बट एक बात अभी याद रखना यहाँ पे, ये गैंग्लियोनिक स्टिम्युलेशन पे इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज बीपी। कैन एनीवन टेल मी क्यों होगा, एक मिनट के अंदर, क्यों ऐसा है कि एसिटिल कोलिन एक जगह ब्रैडिकार्डिया कर रहा है, हाइपोटेंशन कर रहा है, एक जगह पे हार्ट रेट और बीपी बढ़ा रहा है, मींस है तो एसिटिल कोलिन ही, बट वो मस्केरानिक रिसेप्टर पे अगर जा रहा है तो ब्रैडिकार्डिया कर रहा है, गैंग्लियनिक स्टिमुलेशन कर रहा है तो हार्ट रेट एंड बीपी बढ़ा रहा है। एनीवन? हॅलो, हाँ सोनाली। हा इथे इफेक्ट आहे तिथला जो रिसेप्टरचा जो म्हणजे प्रॉमिनंट राहील तो इफेक्ट दाखवेल ना. समजा त्या ठिकाणी M2 आणि M3 पण प्रेझेंट आहे, बट M2 इज मोर प्रॉमिनंट. M2 चा जे काही इफेक्ट असेल तो दाखवेल. M3 चा नाही दाखवणार, जर M3 प्रेझेंट असेल तरी पण. नहीं, that is not the answer. I will tell you. I will tell you the answer. What is the answer? Just M2 हार्ट पे सिर्फ M2 ही है, तो M2 जाएगा तो what that do? ब्रैडिकार्डिया करेगा। मतलब एसिटिल कोलिन अगर मस्केरानिक रिसेप्टर जो M2 है उसको स्टिमुलेट करेगा, that will cause ब्रैडिकार्डिया। बट सी द गैंग्लियन, ये वर्ड देखो, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है ना तो तुम कोई भी चीज का आंसर दे सकते हो। लुक, दिस इज द गैंग्लियन, है ना। गैंग्लियन पे क्या है, NN रिसेप्टर है। NN रिसेप्टर मतलब दिस इज द निकोटिनिक रिसेप्टर, NN। तो वर्ड क्या था हमारा, गैंग्लियोनिक स्टिम्युलेशंस। अगर सपोज ये निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट किया, निकोटिनिक रिसेप्टर सिंपैथेटिक पे भी है, पैरासिम्पैथेटिक पे भी है। व्हाट, निकोटिनिक रिसेप्टर सिंपैथेटिक नर्व पे भी है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व पे भी है। आप अगर निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक में से तो एसिटिल कोलिन निकलेगा, बट सिंपैथेटिक में से एड्रेनालिन निकलेगा। दिस इज द आंसर। अगर एड्रेनालिन निकलता है तो हार्ट रेट और बीपी बढ़ेगा। क्या है, व्हाट इज द वर्ड, गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन। गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन से क्या होता है, मींस इसका थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल वर्ड है। देखो सीवीएस के आगे क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल। हार्ट रेट बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। मस्केरानिक रिसेप्टर पे ब्रैडी, गैंग्लियोनिक पे हार्ट रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट इज सीएनएस, लाइपोफिलिक एंटीकोलिनेस्टेरेज जनरल अलर्टिंग रिस्पॉन्स, इम्प्रूव्ड कॉग्निशन फंक्शन जो हमने देखा था कि उस मेमोरी में इम्प्रूव करता है। हायर डोजेज एक्साइटमेंट कंफ्यूजन ट्रिमर्स, ये तो इजी चीज है, बस समझने वाली चीज सीवीएस में थी। आई होप वो क्लियर हो गया। नाउ दिस इज नियोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन और फाइसोस्टिग्माइन में क्या डिफरेंस है, ये कभी कभी पूछ सकते हैं वाइवा में। तो हमको पता है फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, अब ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब कौन से इसमें आ गया, ये एंटीकोलिनेस्टेरेज। एंटीकोलिनेस्टेरेज में किसमें है, कार्बामेट्स में। अगर आपको सिर्फ डायग्राम याद करना है, फिर दोनों के डिफरेंस लिख देना। फाइसोस्टिग्माइन नेचुरल है, नियोस्टिग्माइन सिंथेटिक है, मतलब बनाया हुआ है। फाइसोस्टिग्माइन इज अ नेचुरल, ये लिपिड सोल्यूबल, नियोस्टिग्माइन लिपिड इनसोल्यूबल। जो अभी हमारा फार्माकोलॉजी का पहला जो लेक्चर है वो काम में आएगा कि लिपिड सोल्यूबल होने से क्या होगा, लिपिड इनसोल्यूबल होने से क्या होगा। लिपिड सोल्यूबल है तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा मतलब ये ब्रेन के अंदर जा सकता है इजीली, ठीक है। फिर इसमें है ओरल एब्जॉर्प्शन गुड, जो लिपिड सोल्यूबल है इसलिए एब्जॉर्प्शन गुड। लिपिड सोल्यूबल नहीं है नियोस्टिग्माइन, इसलिए ये पूरा पुअर एब्जॉर्प्शन। सीएनएस एक्शन प्रेजेंट बट ऑब्वियस, कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल का सीएनएस एक्शन अच्छा रहेगा, ये पुअर रहेगा। कॉर्निया फ्री पेनिट्रेशन, पुअर पेनिट्रेशन। प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑटोनॉमिक नर्वस, ऑटोनॉमिक क्योंकि ये ब्रेन में जा रहा है, नर्व तक पहुंच रहा है। एंड नियोस्टिग्माइन का स्केलेटल, अगर ये स्केलेटल मसल में काम कर रहा है
मतलब ये मसल को इम्प्रूव कर रहा है, मतलब ये मायस्थेनिया ग्रेविस। नियोस्टिग्माइन याद रखना है, इसीलिए ये मायस्थेनिया ग्रेविस में देते हैं, कोबरा बाइट में मोस्टली देते हैं। तो मायस्थेनिया ग्रेविस नियोस्टिग्माइन, एंड फाइसोस्टिग्माइन जो आंखों के लिए है ना। कॉर्निया में इसका फ्री पेनिट्रेशन है, मायोटिक हमने कल पढ़ा था। ग्लाउकोमा हमने देखा था कि ग्लाउकोमा में प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा एंड एक्वियस ह्यूमर ड्रेनेज हो जाएगा, और वो ट्रैबेक्युलर मेशवर्क में से भी फ्री पास हो जाएगा एक्वियस ह्यूमर। फिर ये वही है लिपिड सोल्यूबल एंड लिपिड इनसोल्यूबल, फाइसोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन। जो लिपिड सोल्यूबल रहते हैं वो मोस्टली सीएनएस इफेक्ट देते हैं, जो लिपिड इनसोल्यूबल है वो स्केलेटल मसल्स देते हैं, सिर्फ इतना याद रखना। तो फिर जो सीएनएस इफेक्ट चाहिए तो लिपिड सोल्यूबल, स्केलेटल के लिए चाहिए अगर मायस्थेनिया ग्रेविस का है जिसको मसल में प्रॉब्लम है तो वो देखो। अभी ना हमने फॉर एग्जांपल क्या देखा इसके फर्स्ट वाले स्लाइड में कि ये नियोस्टिग्माइन जो है, नियोस्टिग्माइन मायस्थेनिया ग्रेविस, हमने देखा था एसिटिल कोलिन जो आपके निकोटेनिक रिसेप्टर से एनएम रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर, एनएम, निकोटेनिक वाले एनएम रिसेप्टर, वो कहाँ होते हैं, स्केलेटल मसल्स पे होते हैं। और स्केलेटल मसल पे हमने देखा था स्टिमुलेशन में क्या होते हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को क्या रहता है, मसल फ्लैसिड रहते हैं, वो हाथ पैर नहीं उठा सकते हैं, है ना, मसल पैरालिसिस, फ्लैसिडिटी ऑफ मसल। तो ये एसिटिल कोलिन जाके क्या करेगा, वो नर्व को स्टिमुलेट करेगा और मसल में कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, मसल पावर वापस देगा। Okay, then again physostigmine only anticholinesterase capable of crossing the blood, ये MCQ में पूछ सकते हैं, which is the anticholinesterase capable of crossing the blood brain barrier, answer is physostigmine. Is the more lipid soluble, used as an antidote for overdose of the anticholinergic such as atropine, antihistaminic, TCA tricyclic antidepressant, ये इन लोगों को एज अ एंटीडोट भी काम करेगा। एट्रोपिन ये आपका अपना नेक्स्ट चैप्टर कल वाले चैप्टर में है, दिस इज द एंटीकोलिनर्जिक। फाइसोस्टिग्माइन इज कोलिनर्जिक, एट्रोपिन इज द एंटीकोलिनर्जिक, तो ये एक में को एंटीडोट करेंगे। पायरिडोस्टिग्माइन क्या है, फिर ये सेम ही है, फाइसोस्टिग्माइन पायरिडोस्टिग्माइन। पायरिडोस्टिग्माइन इट इज द मेंटेनेंस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस, इट इज द मेंटेनेंस ड्रग, लॉन्ग एक्टिंग। नियोस्टिग्माइन प्रोटोटाइप एंटीकोलिनेस्टेरेस एजेंट है, पता है हमें, यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस में हम लोग यूज करते हैं, यूज एज अ एंटीडोट फॉर ट्यूबैक्यूरारिन एंड नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट। फिर एक है डॉनपेजिल, इसको बोलते हैं डॉनपेजिल, ये मोस्टली डॉनपेजिल है, ये अल्जाइमर्स डिसीज में यूज करते हैं, ये याद रखना, ये पूछते हैं। डॉनपेजिल इज यूज्ड इन अल्जाइमर्स डिसीज, अल्जाइमर्स डिसीज में मेमोरी लॉस होता है, तो हमने देखा था कहाँ पे रहते हैं ये मोस्टली। फिर ये कहाँ काम करता होगा, अभी हमारा वो पुराना कंसेप्ट क्लियर है, तो अगर ये तुम्हारा मेमोरी और लर्निंग को इम्प्रूव कर रहा है, कैन एनीवन टेल मी कि ये कौन से रिसेप्टर पे काम कर रहा होगा, एनीवन? एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट वर्क्स ऑन अ एग्जैक्टली इट वर्क्स ऑन M1 रिसेप्टर, तो ये M1 रिसेप्टर पे काम कर रहा है। तो हमें पता हो गया डॉनपेजिल ये काम कर रहा है M1 रिसेप्टर पे, M1 रिसेप्टर पे काम करने से ये मेमोरी इंप्रूव कर रहा है और अल्जाइमर्स के पेशेंट को ठीक कर रहा है, तो इसको भूलना मत, डॉनपेजिल। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट मतलब एंटीकोलिनेस्टेरेज वाले। तो ग्लाउकोमा हमने देखा है पैलोकैरपिन यूज करते थे, फाइसोस्टिग्माइन में यूज होता है। मायस्थेनिया ग्रेविस हमने देखा था अभी, नियोस्टिग्माइन यूज करते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस में, ठीक है। ये एक एंड्रोफोनियम टेस्ट में आपको बताता हूँ, एंड्रोफोनियम टू टेस्ट मायस्थेनिया ग्रेविस, नियोस्टिग्माइन एंड पायरिडोस्टिग्माइन इन ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक एलियस मैंने कल ही बताया आपको, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव डिक्यूराइजेशन, जो मसल पैरालिसिस होता है, मसल पैरालिसिस को ठीक करने के लिए भी हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यूज करते हैं। कोबरा बाइट में यूज होगा, जो एंड्रोफोनियम है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग, टू प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करेंगे, अल्जाइमर डिसीज में अभी हमने देखा। फिर साइड इफेक्ट क्या है, जो हमने पढ़ा वही साइड इफेक्ट है, कोई भी चीज का एक्सेस हो जाना मतलब साइड इफेक्ट होना। क्या होगा, हमको पता है ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, एवी एबनॉर्मलिटी, कंडक्शन एबनॉर्मलिटी होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा,
एब्डोमिनल क्रैम्प आएंगे क्योंकि मोटिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज सिक्रीशंस होंगे क्योंकि कोलिनर्जिक का काम ही है सिक्रीशंस बढ़ाना, नौशिया हो सकता है, वोमिटिंग, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार उसका फिजियोलॉजी पता चल गया ना, एक्शन और नर्व का रिस्पॉन्स पता चल गया तो इजीली फिर एक एक सिस्टम को पकड़ना आंखों से लेके पैर तक, और एक एक याद करना कि आंखों के साथ क्या करेगा, नाक के साथ क्या करेगा, गले के साथ क्या करेगा, और उसको लिखते जाना। रेस्पिरेटरी के साथ क्या करेगा, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, पता है, ब्रोंकोस्पाज्म, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आंखों से लैक्रिमेशन होगा, स्वेटिंग, सलाइवेशन, क्योंकि हमारे अभी कंसेप्ट क्लियर है कि ये क्या करेगा। देन इज द ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट या दिस इज इरिवर्सिबल, दिस वी नो कि ये इरिवर्सिबल में आता है। अटैच ओनली स्टेरिक साइड, अभी एनिमेशन दिखा है, स्टेरिक साइड में एनिमेशन, स्टेरिक साइड में अटैच होता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनने से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए 100 आवर्स तक ये डिटैच नहीं होता है। फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम्स रिएक्ट विद द वाटर एक्सट्रीमली स्लोली और नॉट एट ऑल, ये स्लो रिएक्ट करता है या फिर रिएक्शन नहीं करता, इसलिए वो नहीं होता। रेजिस्टेंट टू द हाइड्रोलिसिस ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्योंकि कोवैलेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड होता, वीक बॉन्ड होता तो निकल जाता, बट कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ये नहीं निकल पाता। रिकवरी ऑफ द ACHA डिपेंड ऑन द सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम। देखो अभी ये इंपॉर्टेंट है, अब कब ठीक होगा रिकवरी, देखो इसमें क्या हुआ, एसिटिल कोलिन इस्टरेज, एसिटिल कोलिन इस्टरेज, हमारे एसिटिल कोलिन इस्टरेज जो हमारे बॉडी में है, एसिटिल कोलिन इस्टरेज को ऑर्गेनोफॉस्फोरस ने या जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ने ACHE को ब्लॉक कर दिया। अभी ठीक कब होगा, जब नया ACHE एसिटिल कोलिन इस्टरेज नया बनेगा तभी ठीक होगा। फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम में अंडरगो एजिंग, एजिंग अभी बताया मैंने, एजिंग होने के बाद वो बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा और नहीं निकलेगा। एक्यूट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, क्या क्या होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट, दीज एजेंट्स आर लिपिड सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल है, बहुत फास्ट बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कैन एंटर द बॉडी बाय आई, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड GI ट्रैक्ट। अगर आपको इसके साइड इफेक्ट्स आए ना तो सीधा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेशेंट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पेशेंट सबने देखा हुआ है ICU में, तो सब जो पेशेंट को हमें याद है ये होता है, सब लिख देना। क्या क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, मेलाथियोन, पैराथियोन और नर्व गैसेस सैरिन, ट्यूबन एंड सोमेन। These agent causes excessive cholinergic stimulation, muscarinic and neuromuscular blockage. Treatment of OP poisoning, ये तो सबको पता है, डिकंटेमिनेशन ऑफ द क्लॉथिंग, वहाँ से पेशेंट को ठीक वो कपड़े वगैरह सब उसके निकाल देने क्योंकि स्किन से भी एब्जॉर्ब होते हैं। फ्लशिंग ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम द स्किन एंड आइज, एक्टिवेटेड चारकोल एंड गैस्ट्रिक लवाज दे सकते हैं। एट्रोपिन टू काउंटरैक्ट द मस्कैरिनिक इफेक्ट, ठीक है, ये इसका एट्रोपिन, this is the antidote, 2 mg IV every 10 minutes till pupil dilated। देखो अभी सारा रोल यहाँ पे आ गया, हमने कोलिनर्जिक पढ़ा है, कोलिनर्जिक में क्या होता है, प्यूपिल्स छोटे होते हैं, एट्रोपिन से क्या होता है, प्यूपिल्स डायलेट होते हैं। तो जब तक पेशेंट के प्यूपिल डायलेट नहीं हो जाते तब तक आपको एट्रोपिन देना है, या साइन ऑफ एट्रोपोनाइजेशन नहीं मिलता है। आई विल टेल यू कि क्या है एट्रोपोनाइजेशन के साइन। पहले ये पैम को क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द पैम का जो इंजेक्शन, अभी मेरे ख्याल से बहुत लोगों को अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पैम का इंजेक्शन क्यों देते हैं, क्या रोल है पैम का इंजेक्शन जो हमने पढ़ा था, जो सपोज कहाँ पे ब्लॉक, कहाँ पे जा रहा था, जो हिस्टेरिक साइड जो फ्री थी, तो उसमें टू रिलीव द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड बाय निकोटिनिक इफेक्ट गिव प्रालिडॉक्सिम, अ कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर। देखो इसको कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर भी बोलते हैं, पैम को कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर क्यों बोलते हैं, ये नाम रीएक्टिवेटर इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस ने क्या किया था, ऑर्गेनोफॉस्फोरस ने क्या किया था, कोलिनेस्टरेज को ब्लॉक किया था, मतलब डीएक्टिवेट किया था। ऑर्गेनोफॉस्फोरस ने क्या किया था, कोलिनेस्टरेज को डीएक्टिवेट किया था। पैम का इंजेक्शन देने से वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस निकल गया कोलिनेस्टरेज से और वो रीएक्टिवेट हो गया। वो क्या हो गया, रीएक्ट, फिर से जिंदा हो गया। इसीलिए पैम को, प्रालिडॉक्सिम को कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव द नेम ऑफ एनी कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर। तो रीएक्टिवेटर क्यों, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस उसको डीएक्टिवेट कर रहा था, हमने पैम दिए और उसको रीएक्टिवेट कर लिया।
Pyridoxine causes anticholinesterase poison to release enzyme. हमने देखा भी एनिमेशन में वो कैसे उसको निकाल देता है. Give pyridoxine as soon as possible, as if too much time passes, the poison bond become too strong, aging for the pyridoxine to work. मतलब अगर स्ट्रॉन्ग हो गया बॉन्ड, एक बार एजिंग हो गई तो आपका पैम काम नहीं करेगा. बस इतना याद रखें. एट्रोपिन एंड एंटीडोट फॉर चॉइस. ओपी पॉइजनिंग है और कार्बामेट है तो आप एट्रोपिन दे सकते हो, बट ऑक्सिम्स यूज्ड इन ओपी पॉइजनिंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्बामेट. आपको पैम का इंजेक्शन कार्बामेट में नहीं दे रहा है. मैं ये 3-4 बार बता चुका हूँ क्योंकि ये पूछते ही है. डॉनपेजिल के बारे में अभी मैंने बता दिया था. ये मोस्टली अल्जाइमर्स में काम आता है, M1 रिसेप्टर पे काम करेगा एंड दिस इज द सेरेब्रो सिलेक्टिव. ओके. कॉन्ट्राइंडिकेशन सबको पता है. किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है तो हम कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग नहीं देंगे. पेप्टिक अल्सर्स, अस्थमा, सीओपीडी, ऐसे पेशेंट में भी थोड़ा संभाल के यूज करना है क्योंकि ये अस्थमेटिक अटैक पेप्टिक अल्सर को सबको डिटोरिएट करेगा. फिर है मायस्थेनिया ग्रेविस. मायस्थेनिया ग्रेविस को मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ जल्दी से, टाइम नहीं है. देखो मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है. मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, मायस्थेनिया ग्रेविस में पूरा मसल फ्लैसिड हो जाते हैं, मसल पैरालाइज्ड हो जाते हैं, है ना. पहले तो हम लोग देखते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या क्या है. इसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिफिकल्ट टू च्यू एंड स्वेलो, खा नहीं सकते पेशेंट, डिफिकल्ट टू क्लाइंब द स्टेयर्स, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, ड्रूपिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द हेड, चेंज इन द वॉइस, फेशियल पैरालिसिस, फैटिक, वीकनेस ऑफ आई मसल्स. ये सारे सिम्टम्स हैं मायस्थेनिया ग्रेविस के. अभी होते क्यों हैं? देखो ये एसिटिल कोलिन निकल रहा है. नॉर्मली एसिटिल कोलिन जाना चाहिए तुम्हारे सेकेंड नर्व पे या फिर मसल एंड प्लेट पे. एसिटिल कोलिन निकला और तुम्हारे जो रिसेप्टर्स है उस पे जाके बैठना चाहिए. द रेड वन इज द एसिटिल कोलिन और दिस सेकेंड वन, ये सेकेंड वन, दिस इज द ACHE, एसिटिल कोलिन इस्टरेज. नॉर्मली एसिटिल कोलिन इस्टरेज एसिटिल कोलिन को डिग्रेड करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं. बट इसमें एक नया आता है, नई चीज आती है जो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज अगेन NM रिसेप्टर, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर. क्या है? एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर. ये जो रिसेप्टर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर है, दिस इज, ये जो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर है, ये न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, ये देखो ये वाई शेप एंटीबॉडीज आके बैठी है. न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे ये एंटीबॉडीज आके बैठती है. NRAB मतलब न्यूरोमस्कुलर एंटीबॉडीज. न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे जहाँ पे एसिटिल कोलिन ने बैठना था वहाँ पे एंटीबॉडीज आके बैठ गई. दिस इज द एंटीबॉडी सिक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड. मोस्टली ऑटो इम्यून डिसीज. ऑटो इम्यून डिसीज मतलब हमारे बॉडी ही एक एंटीबॉडीज बनाएंगी जो ये मसल प्लेट के रिसेप्टर को, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर को ये एंटीबॉडी ब्लॉक कर दी. अभी एसिटिल कोलिन काम ही नहीं करेगा. एसिटिल कोलिन के पास काम करने के लिए है ही नहीं कुछ, मतलब वो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे और मसल फ्लैसिड हो जाएगा. यही है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस. ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस, फिर क्या देंगे ऐसे पेशेंट को? नियोस्टिग्माइन. हमको पता है एंटीकोलिनेस्टेरॉइड देंगे तो क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिल कोलिन रहेगा तो एंटीबॉडीज के बैठने के चांसेस कम हो जाएंगे. अगर मैक्सिमम एसिटिल कोलिन है तो एसिटिल कोलिन गो एंड सिट फर्स्ट. Neostigmine it's improve the muscle contraction by allowing acetylcholine release from the prejunctional ending to accumulate and act on a receptor over the longer or the larger area. मतलब एसिटिलकोलिन का इफेक्ट बढ़ जाएगा, एसिटिलकोलिन का सिक्रीशंस ज्यादा दिखेगा और वो एक्यूमुलेट होना शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ नियोस्टिग्माइन देने से. डोज 15 mg QID, एडजस्ट द डोज अकॉर्डिंगली. इफ मस्कुलानिक साइड इफेक्ट, अगर साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ तो एट्रोपिन हो जाएगा. एट्रोपिन देना है एंटीडोट. फिर उसमें सेकेंड ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने से इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ द NR एंटीबॉडीज. मींस एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से कम होते हैं. ये एलोपैथिक थ्योरी है, हमें हमारा होम्योपैथी देना है. फिर कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स है वो भी दे सकते हैं. प्लाज्माफेरेसिस कर सकते हैं. प्लाज्माफेरेसिस अभी जो कोविड में भी कर रहे हैं. प्लाज्माफेरेसिस से क्या हो जाएगा, जो एंटीबॉडीज है वो फॉर अ टाइम बीइंग के लिए निकल जाएगी बट फिर से सीक्रेट होगी. दिस इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट.
इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं। एंड सेकंड लास्ट द थाइमेमेक्टोमी, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड भी ऑल नो कि कहाँ रहता है, स्टर्नम के पीछे थाइमस ग्लैंड रहता है। थाइमस का काम क्या है, इट कंटेन मॉडिफाइड मसल सेल विथ न्यूरोरिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस ऑफ द एंटीजन। देखो एक इजी बता दो, थाइमस ग्लैंड एक एंटीबॉडी मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि थाइमस ग्लैंड को अगर निकाल दो तो जो ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। दिस इज एक सर्च, बट ये 30% केसेस में ही पाया गया है, ऐसा हर केसेस में पॉसिबल नहीं है। थाइमस ग्लैंड निकालने से एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम होता है। देखो फिर दो वर्ड है, एक है कोलिनर्जिक क्राइसिस। अभी देखो कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोलिनर्जिक क्राइसिस ऑकर बिकॉज ऑफ द irreversible anticholinesterase poison bind to the enzyme acetylcholinesterase and inactivates it. Thus acetylcholine remain in the cholinergic synapse causing excessive stimulation of the muscarinic and देखो कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, जैसे कि एसिटिल कोलिन, हमने कोई भी एंटीकोलिन सपोज नियोस्टिग्माइन दे दिया, पायरिडोस्टिग्माइन, कोई भी दवाई दे दी, तो उसके कारण क्या होगा, अभी एसिटिल कोलिन बहुत सारा बनेगा, बहुत सारा एसिटिल कोलिन बनेगा तो क्या होगा, नर्व को स्टिमुलस मिलता रहेगा। हमने देखा है एसिटिल कोलिन अगर मसल पे लगाते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा एक लिमिट तक, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो कि वो फ्लैसिड हो जाएगी, वो पैरालाइज्ड हो जाएगी। मतलब दोनों चीजें में पैरालिसिस होता है, मायस्थेनिया ग्रेविस में भी, उसके कमी से भी और उसके ज्यादा से भी। तो इसमें ये टेस्ट करने के लिए एंड्रोफोनियम का रोल है। मैंने अभी जो आपको बताया कि वो जो पैरालिसिस है वो कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब एक्सेस एसिटिल कोलिन के स्टिमुलेशन से, कोई भी मसल प्लेट को आप बार बार स्टिमुलेट करो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक टाइम आएगा कि वो फ्लैसिड हो जाएगी। दिस इज द कोलिनर्जिक क्राइसिस। इसी का ये जो इसमें जो मीनिंग है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। 5 मिनट हो जाना चाहिए। अभी मायस्थेनिया क्राइसिस, मायस्थेनिक क्राइसिस मतलब एक्यूट वीकनेस इन द रेस्पिरेटरी मसल्स, जो कि मायस्थेनिया ग्रेविस में होता है। मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, एसिटिल कोलिन स्ट्रेस, एसिटिल कोलिन काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडी। दो अलग अलग चीजें हैं, मायस्थेनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस एक्सेस एसिटिल कोलिन, मायस्थेनिया क्राइसिस नो एसिटिल कोलिन। उसमें क्या होता है, एक्यूट वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। मैनेजमेंट क्या हो सकता है, उसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा, वेंटिलेशन पर डालना पड़ेगा, स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, प्लाज्मा फेरेसिस, इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके बारे में मैं बोल रहा था। व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंड्रोफोनियम, जो हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग था, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनिस्टरेज, एंड्रोफोनियम। एंड्रोफोनियम 2 to 10 mg slow IV improve the muscle strength only in myasthenia gravis। अगर पेशेंट को मायस्थेनिया ग्रेविस है तो ही वो इम्प्रूव होगा, उसके मसल में पावर आएगा, नॉट इन अदर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। दूसरी कोई भी मसल पैरालिसिस है उसमें ये काम नहीं करेगा एंड्रोफोनियम, क्योंकि हमें पता है एंड्रोफोनियम का काम क्या है। एंड्रोफोनियम तुम्हारे एसिटिल कोलिन को बढ़ाएगा नर्व में और उसको मसल को स्टिमुलेट करेगा, वो मायस्थेनिया ग्रेविस के कारण। अगर दूसरे किसी कारण से मसल पैरालिसिस है तो एंड्रोफोनियम काम नहीं करेगा। देखो अभी ये हो जाना चाहिए, ये थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेटली सुनो, इजी है, दिख रहा बड़ा है। मायस्थेनिया क्राइसिस हैपन व्हेन रेस्पिरेटरी मसल गेट टू वीक टू मूव इनफ एयर इन एंड आउट। मायस्थेनिया क्राइसिस हमने देखा, मायस्थेनिया क्राइसिस में क्या होता है, पेशेंट के रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर पाते, पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पाता, the patient is unable to breathe and mechanical ventilator is needed to help the breathe for the patient। The ventilator may do this through the ट्यूब। ये तो सबको पता है कि मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी टर्म है मायस्थेनिया क्राइसिस इन्वॉल्व ओनली द रेस्पिरेटरी मसल्स, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम मायस्थेनिया ग्रेविस फ्लेयर। पूछते हैं मायस्थेनिया क्राइसिस एंड मायस्थेनिया ग्रेविस फ्लेयर में क्या डिफरेंस है। मायस्थेनिया ग्रेविस फ्लेयर मतलब इज वर्सनिंग ऑफ द सम और ऑल मसल्स थ्रू आउट द बॉडी, नॉट जस्ट द मसल यूज्ड फॉर द ब्रीथिंग। मायस्थेनिया क्राइसिस में सिर्फ रेस्पिरेटरी मसल, और मायस्थेनिया ग्रेविस फ्लेयर में बॉडी के सारे मसल काम करना बंद करेंगे। मायस्थेनिया ग्रेविस फ्लेयर वैरी फ्रॉम द पेशेंट टू पेशेंट, इसमें सब पढ़ लेना क्या क्या होता है पेशेंट को,
क्या क्या होगा पेशेंट को, इंक्लूड डबल विजन डिप्लोपिया होगा, आर्म में वीकनेस आएगा, अनस्टेडी वॉकिंग होगा, एंड डिफिकल्ट टू स्वेलिंग होगा. Many muscles throughout the body may weaken during the myasthenia gravis exacerbation, but myasthenia crisis refer to the all muscle. और ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. ये जो अभी मैंने बताया आपको एंड्रोफोनियम टेस्ट 2 mg देना है. मायस्थेनिया क्राइसिस है तो ठीक होगा, मायस्थेनिया कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो वर्स होगा. ये चार्ट आपने अच्छे से याद कर लेना. एंड्रोफोनियम टेस्ट, एंड्रोफोनियम मायस्थेनिया क्राइसिस में पेशेंट ठीक होगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस में वो और खराब होगा. बाकी सब तो हमने पढ़ा है. पोस्ट ऑपरेटिव में देते हैं, कोबरा वाइट में देते हैं, अल्जाइमर्स में देते हैं, ये सब हमने पढ़ा है. ये सारे याद कर लेना क्या क्या होता है ऑर्गेनोफॉर्मस में. पिन पॉइंट प्यूपिल सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, डायरिया, इंक्रीज यूरिनेशन, दीज आर ऑल हैपन. ये मैंने समझा दिया है. ये एक चार्ट है, आप देख लेना कौन से इसमें कौन सा मायस्थेनिया ग्रेविस में एंड्रोफोनियम देना है, ट्रीटमेंट में नियोस्टिग्मीन देना है, कोबरा वाइट में कौन से एक ये चार्ट बना हुआ है जो कि आपको एग्जैक्ट कौन सी दवाई देना है वो पता चले. ग्लाउकोमा में पाइलोकैप्रिन, अल्जाइमर्स में डोनाजेपिल, ये पढ़ना है. ओके, एनी डाउट? 1 मिनट बाकी है सिर्फ. कल एंटीकोलिनर्जिक लेंगे. आपल्याला पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन येतात का इथे? काय म्हटलं मॅडम? आपल्याला पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन राहील का एमसीक्यूज मध्ये वगैरे? नाही, आवाज नाही येते काही. पिक्चर बेस्ड आपल्याला पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू राहील का म्हटलं, राहू शकतात का? क्वेश्चन्स येतात ना याच्यावर. नाही, पिक्चर बेस्ड म्हणजे जसं मी दाखवलं होतं की 2 फोटोज दाखवल्या होत्या, त्याच्यामध्ये एकामध्ये ड्रिपिंग ऑफ ऍलिड होतं आणि दुसऱ्यामध्ये नॉर्मल हे होतं. तर विच इज द ड्रग ऑफ चॉईस फॉर दॅट? काय एक काम करा ना, व्हॉट्सअप वर टाका. व्हॉट्सअप